अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पाकिस्तानी ड्रामास का रिव्यू लेकर। मैंने सोचा है कि इस हफ्ते से यानी इस एपिसोड से मैं सबका ऐसे रैंडम जो है वो रिव्यू नहीं करूँगा, बल्कि मैं टॉप 7 ड्रामाज ऑफ द वीक जो है वो किया करूँगा। हाँ जी, क्योंकि हमें पता चले कि कौन सा ड्रामा जो है वो किस पोजीशन पे है, वो अच्छा है या बुरा है। क्योंकि ऐसे रैंडम रिव्यू करने से जो है वो ये नहीं पता चलता कि कौन सा ड्रामा जो है वो अच्छा जा रहा है और कौन सा ड्रामा जो है वो बुरा जा रहा है। बाज़ ड्रामाज ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से शुरू होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रिप जो है वो खो देते हैं, ख़त्म हो जाती है उनकी अहमियत और उनका स्क्रिप्ट और उनकी डायरेक्शन जो है उनको ज़लीलो ख़वार कर देता है। तो मैंने सोचा है कि मैं हर हफ्ते अब से जो है वो टॉप 7 ड्रामास जो हैं वो उनको डिस्कस किया करूँगा। और शुरू करते हैं हमारे जो 7वें नंबर पे, क्योंकि हम शुरू करेंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 इस तरह से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो 7वें नंबर पे ड्रामा है, हम उसकी बात करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। 7वें नंबर पे ड्रामा जो है वो डोर है। ये ड्रामा इस काबिल भी नहीं है कि इसको 7वें नंबर पे रखा जाए, बल्कि ड्रामा लिखने और ड्रामे की जो उसने डायरेक्शन दी है उसको 70,000 कोड़े पढ़ना चाहिए। हाँ जी, यकीन कीजिए ये ड्रामा इतना ही ज़्यादा बुरा है कि इसके साथ जितनी बुरी की जाए उतनी ही जो है वो अच्छी बात होगी। अब ये ड्रामा जो है वो बहुत सारे इंडियन ड्रामास जो हैं वो स्टार प्लस के और जी के, और मुझे तो अब इंडियन चैनल्स के नाम भी याद नहीं जो चलते हैं, उन ड्रामास की जो है ये बहुत मिक्स करके कॉपी करके जो है वो करने की कोशिश की गई है। इवन के अस्मा का गेटअप जो है वो भी जो है वो स्टार प्लस के ड्रामास में जो लड़कियाँ झोला सा पहन के फिरती हैं वैसा है। कभी आपने कहीं पर पाकिस्तानी किसी लड़की को इस तरह का झोला पहन के फिरते हुए देखा है जो अस्मा बीबी पहन के फिरती हैं? कहीं नहीं। और जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये गेटअप जो है मिसेस एहतिशाम का गेटअप जो बनाया गया है, अजीब सी विग और उसकी नीली आंखें जिसका कोई कंट्रास्ट नहीं, उसके हाथ पैर और आंखों का कलर का कोई किसी चीज़ का कोई भी जो है वो कम्बिनेशन नहीं बनता, वो जो है अजीब सा गेटअप है। और उसके बाद हद से ज़्यादा बेहुदा अदाकारी जो है वो अज़फर रहमान की। सबको ये लगता है कि अदाकारी की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस बंदे जो है इधर उधर से पकड़ो और उनसे काम करवाना शुरू कर दो, ड्रामा तो लोग जो है वो देखते रहेंगे। इस केस में हमने ये अव्वल तो ये बात है कि ये ड्रामा सारा हॉस्पिटल में ही चले जा रहा है और हॉस्पिटल से बाहर निकल ही नहीं रहा। ठीक है जी, उसके बाप को तो हार्ट अटैक हुआ, समझ आती है। अस्मा के बाप को जो है वो रखा जा सकता है हॉस्पिटल में केयर के लिए कि केस लंबा है। अब जिस बंदे ने खाना मतलब जहर खा के खुदकुशी करने की कोशिश की थी उसको क्यों इतनी देर तक रखा हुआ है? मैदा वाश करो, उसको जान छोड़ो। और उसके बाद उसकी अजीब व गरीब हरकतें। अज़फर रहमान इतना ज़्यादा बुरा अदाकार होगा मैंने कभी भी सोचा ही नहीं था, यकीन कीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो अच्छी 2 चीज़ें हैं इस ड्रामे में। अच्छी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये हैं, हमारे नैयर एजाज जो कि अस्मा का किरदार अदा कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं, हद से ज़्यादा अच्छे अदाकार हैं, लेकिन उनको ज़ाया किया गया और इस किस्त में जो है वो मर गए। हाँ जी, कैसे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और जो है सानिया सैयद, सबको पता है कि सानिया सैयद जो है वो बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि या तो फिर उनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है जैसे हमारे बहुत सारे और अदाकार जो हैं वो कर रहे हैं, इस वजह से हर प्रोजेक्ट जो है वो पकड़े ही जा रहे हैं। और इतनी शानदार अदाकारी हमने उनकी जो है पिछले जो ड्रामास थे उनमें देखी। रकीब से में हमने देखा कि वो कितनी शानदार अदाकारा हैं और उनके लिए मेरे रिव्यू या किसी और रिव्यू करने वाले की ज़रूरत ही नहीं, सबको पता है कि वो बहुत शानदार अदाकारा है। लेकिन इस ड्रामा में वो उनको इतनी बुरी तरीके से ज़ाया किया गया, उनको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या कर रही है। बाज़ दफ़ा ये लगता है कि मिसेस एहतिशाम जो है वो टुन होकर आई हुई है, वो ऐसे हॉस्पिटल में फिर रही होती हैं, टुन होकर जैसे फिर रही होती हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि यास्मीन के शौहर जो इंतहाई घटिया और जलील इंसान है, ऐसा बंदा जो है, मैंने शायद आपको पहले भी कहीं बताया हो कि जिस बंदी का, जिस औरत का, जिस बहन बेटी का ऐसा शौहर हो, उसको यकीन कीजिए 1 सेकंड नहीं लगाना चाहिए इस बंदे को छोड़ने में, कि वो इतना घटिया और जलील इंसान जो है वो दिखाया गया। अब जब उसकी से बेटियां जो हैं वो लेके आ जाती है अस्मा और उसके साथ रोमान के साथ, इनका ये तरीकाकार गलत था। कानूनी लिहाज से बेटियां जो हैं वो माँ और बाप के पास होती हैं, लेकिन वो ले आती हैं, ठीक है जी। और उसके बाद वो जो है पुलिस में जाता है और पुलिस में उन लोगों के ख़िलाफ़ ही FIR दर्ज करवा देता है।
और पुलिस वाला जो है वो बहुत ही शानदार बात रोमान से कहता है, वो कहता है कि इन मिडिल क्लास या ऐसे लोगों के चक्करों में तुम्हें पड़ने की क्या ज़रूरत है। ये लोग जो हैं ये आखिरकार ये होगा कि लोग कहेंगे कि इस लड़की का तुम्हारे साथ चक्कर है और तुम जलीलो ख्वार होगे। और वो जासूस की बच्ची, हाँ जी वो जासूस की बच्ची अस्मा बाहर खड़ी जो सुन रही है, हर बात जहाँ पे कोई बात हो रही होती है, चाहे डॉक्टर से हो चाहे पुलिस वाले से, वो बाहर खड़ी जो है कान लगाए सुन रही होती है और दरवाज़ा खुला होता है। उसके बाद जो है वहाँ से जो मोहतरम जो है उनको छुड़ा लिया जाता है, सुलह की जाती है और वो बगैरत घटिया, उसके लिए जितनी गालियाँ जो हैं वो इस्तेमाल की जाएँ वो कम है। वो इंसान जो है आता है और यास्मीन को उसके वालिद के सामने जो है तलाक दे देता है। हाँ जी, इससे घटिया कोई चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। और टीवी ड्रामास वालों को थोड़ा सा जो है ना ये टीआरपी जो है उसके चक्कर में लोगों के जज्बात से खेलते हैं। इतना क्रूअल, इतना घटिया और इतना जालिम किस्म का सीन क्यों दिखाया गया, यानी कि वो बहुत ही घटिया जो है उसने हरकत की कि बीमार बाप जो उसका जिसको हार्ट अटैक हो रहा है उसके सामने वो उसकी बेटी को जो है वो तलाक दे देता है। हाँ जी, और उसके बाद जो है हम ये देखते हैं अजबर जो बोंगियाँ जो हैं जो जारी हैं। अजबर रहमान जो है उसकी माँ यानी कि मिसेस एहतिशाम जो है वो कहती हैं अस्मा से कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जो है हॉस्पिटल में है। उसकी वजह से हॉस्पिटल में क्यों है, और तुम जाके उससे माफ़ी मांगो। और वो लिटरली जाती है और जाके माफ़ी मांगती है। हाँ जी, उससे जाके कहती है कि मुझे माफ़ कीजिए, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। तुमने क्या बुरा किया, इल्ज़ाम वो तुम पे लगा रहा था, हरासा वो तुम्हें कर रहा था, तुम उससे किस चीज़ की माफ़ी मांग रही हो। एवी मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये टकराव करवाना था और बोंगापन। और टकराव के बाद अगला सीन जो है वो अबान जो अपनी माँ से कह रहा था मुझे ये लड़की चाहिए, और आप इस लड़की की शादी की बात जो है वो रोमांस से क्यों कर रही थी। अब मिसेस एहतिशाम ने किसी के साथ उसकी शादी की बात नहीं की, तो ये शादी की बात कहाँ से आ गई। थोड़ी देर बाद जो है वो शादी की बात शुरू हो जाती है। रोमांस से जो है उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी मैं शादी फ़लाँ घर करना चाहती हूँ, तो वो कहता है कि मैं तो शादी करना चाहता हूँ अस्मा से। तो वो कहती है वो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, और उसकी मोहब्बत का दरिया ऐसे लेवल से बढ़ जाता है। हाँ जी, उल्लू के पट्टे किस किस्म की, मतलब क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो। और उसके बाद जो है बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये जो मोहतरमा है मिसेस एहतिशाम जाती हैं अस्मा के बाप के पास, जिसको फ्लैशबैक आ रहे हैं कि ये मिसेस एहतिशाम असल में जो है वो अपने बहनोई और बहन को मार कर ये सारी जायदाद पे कब्ज़ा करके बैठी हुई हैं। हाँ जी, और वो उसके पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम जो हो मेरी जो है मेरी अपनी बेटी की शादी जो है मेरे बेटे यानी कि रोमान के साथ नहीं। हाँ जी, सबको ये लगा कि रोमान का रिश्ता मांगे, क्योंकि रोमान की उसका असफर जो है यानी कि अबान जो पहले कह रहा था कि आपको जो है वो हर चीज़ जो है आदत है रोमान को देने की, लेकिन इस दफ़ा जो है आप ये नहीं कर सकती, ब्ला 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 ब्ला। और वो मोहतरमा जाती हैं और जाकर कहती हैं कि मैं अपने बेटे यानी कि ओबान के लिए रिश्ता मांगते हो। तो वो कहता है कि तुम एक घटिया और जलील औरत हो, तुम्हारी हकीकत का मुझे पता है। तो वो मोहतरमा क्या करती हैं, उसका ऑक्सीजन मास्क उतार देती हैं और उसको मार देती हैं। हाँ जी, और वो बड़ी आसानी से मर जाता है। ऐसे हाथ यानी कि उसने रखे हैं, भाई तेरे हाथ टूटे हुए। उसने 1 मिनट के लिए वो मास्क उतारती है, 1 मिनट के लिए उसने हाथ नहीं उठा अपना ऊपर किया, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की 1 सेकंड के लिए। यानी कि बंदे की जो सांस जब खुदा न खास्ता जो ऐसे ख़त्म होती है, टूटती है, तो वो यानी गैर इरादी तौर पे जो है वो हाथ पैर मारता है, कोशिश करता है कि किसी तरह जो है वो बचे, और तड़पता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है कोई। इतना बुरा वो सीन किया गया। 2 बेहतरीन अदाकार हैं फ्रेम में, यानी कि सानिया सईद और नैयर एजाज, और इतना बुरा सीन मैंने आज तक नहीं देखा जितना बुरा सीन वो मौत का जो है किया गया। उसको कम से कम तड़पता हुआ दिखाओ, उसको दिखाओ कि जो है वो अपने मास्क पकड़ना चाहता है और मिसेस एहतिशाम जो है मास्क दूर लेके जाती है, नहीं। उसके बाद मास्क जो है उसके ऊपर मुंह पे रख के उसको मार कर ये गई, क्योंकि वो उसके जो है वो पिछले माजी यानी कि जो उसने सब कुछ गोल माल किया हुआ है उसका सारा गवाह भी है। और अब क्या होगा, अब यही होगा जैसे हमें पता है कि मोहतरमा जो है ये जाएंगी उनके घर में, और अबान उसको जलील व ख़वार करेगा, और रोमान दूर दूर से जो है वो तड़पेगा। हाँ जी, ये है ड्रामा। और मैंने जैसे आपको कहा इसके डायरेक्टर और इसके राइटर जो भी हैं उनको जो है सरेआम जो है चौक में खड़ा करके कोड़े मारने चाहिए, इतना घटिया और फजूल ड्रामा जो है लिखने पर। हाँ जी, अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा जो 6ठे नंबर पे है, हाँ जी उसकी मैं बात करूंगा, और वो कौन सा ड्रामा है, दिल ना उम्मीद तो नहीं। हाँ जी,
छठे नंबर पर ये ड्रामा है और यकीन कीजिए ये ड्रामा हमेशा याद रखा जाएगा एक आमना मुफ्ती के एक फजूल जो है फजूल तरीन स्क्रिप्ट के तौर पर और काशिफ नज़ार की फजूल तरीन डायरेक्शन के तौर पर। और मेरा ख्याल है जितने लोगों ने भी इसमें काम किया है वो सब के सब जो है वो बहुत 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 पछता रहे होंगे क्योंकि इन लोगों ने इस ड्रामा में काम क्यों किया। नुमान एजाज हों, यसरा रिजवी हों, यमुना जैदी हों या फिर वहाज अली हों, सबको जो है इस ड्रामे में बहुत ही जो है आराम से ज़ाया कर दिया गया। इतनी अच्छे अदाकार, इतना अच्छा डायरेक्टर और इतनी अच्छी राइटर जो है जैसे आमना मुफ्ती जो है, उन लोगों ने इतनी आसानी से एक फजूल ड्रामा जो है बना लिया, मुझे बिल्कुल इसकी समझ नहीं आई। आखिरी किस्त जो है वो इस ड्रामे की जो है वो दिखाई गई और सारा का सारा जो है आखिरी किस्त का फोकस जो है वो नसीम ज़ोहरा के घर और उसके बाप पे था। नसीम ज़ोहरा का बाप जो है वो ये दिखाया जाता है कि नसीम ज़ोहरा जब घर आती है तो उसका बाप जो है, जैसे वो घर आती है तो लगता ये है कि उसका बाप जो है उसकी माँ और बहनों को मारने वाला होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। पुलिस आती है, अजीब सी अफरा तफरी जो है मचाई जाती है और उसके बाद जो है वो उसका वहाज अली जो उसके बाप को समझाने की कोशिश करता है और उसके बाप के जो डायलॉग लिखे हैं वो नहायत ही बेतुके और फजूल हैं। जो वो अपनी दलीलें जो है वो देता है वो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आती। ऐसे लगता है जैसे जानबूझ के जो है वहाज अली की बात को सच्चा साबित किया जा रहा है कि जो उसकी बेटी करना चाहती है उसको करने दो और बाप के पास कोई भी वैलिड किस्म की दलील नहीं है। हाँ जी, और उसके बाद ये चीज़ बार बार दिखाई जाती है, बेजोड़ शादी। बेजोड़ शादी कुछ भी नहीं होती, शादी होती है अपनी मर्जी से या ना अपनी मर्जी से। अभी पिछले हफ्ते ही लेडी डियाना की जो नीज़ है उसकी शादी हुई है, उसकी 30 साल उम्र है और उसकी शादी हुई है जिस बंदे से उसकी है 62 साल उम्र, 62, यानी वो उससे 32 साल उम्र में बड़ा है। हाँ जी यानी दुगने से भी ज़्यादा जो है वो उम्र में बड़ा है और वो शादी जो है अपनी मर्जी से कर रही है। अब उसके पास, बंदे के पास वो अरबोंपति है, उसके पास पैसे के लिए कर रही है, मोहब्बत के लिए कर रही है, किसी को इससे कुछ मतलब नहीं, सिर्फ ये है कि वो अपनी मर्जी से ये शादी कर रही है। तो बेजोड़ शादी कुछ भी नहीं होती, शादी होती है अपनी मर्जी से और ना मर्जी से। दुनिया में ऐसे हज़ारों जो है वो कपल्स हैं जिनकी जो है उम्रों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन वो लोग मोहब्बत समझ लो, उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ लो या कुछ भी समझ लो, उसकी वजह से वो साथ रह रहे हैं और बहुत ही कामयाब ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं। और ऐसे कपल्स जिनकी शादी जो है बिल्कुल हम उम्र होती है, यानी लड़का जो है 20 साल का, लड़की जो है वो 18 की है, या लड़की जो है 20 की और लड़का 22-25 का है, वो शादी जो है नाकाम हो जाती है। तो शादी जो है इसके लिए उम्र जो है वो बिल्कुल भी काउंट नहीं करती। जो सबसे अहम चीज़ है वो है अपनी मर्जी से और अपने दिल से, मोहब्बत से आप शादी कर रहे हो। तो ये बेतुका मौजू जो है इसमें बनाने की कोशिश की गई। अब आखिरकार जो है वो पता चलता है, बड़ा जो है वो निकलता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग सस्पेंस, के ज़ोहरा नसीम का अब्बा जो है वो क्यों मुखालफत कर रहा था क्रिकेट की। इसलिए कि उसकी माँ ने उसे एक दफ़ा ख़त लिखा था, वो खुद क्रिकेट का बहुत शौकीन था। उसके अब्बा ने उसको लिखा था कि तुम क्रिकेट मत खेलो क्योंकि क्रिकेट खेलने से जो है वो तुम ज़ाया हो जाओगे, घर की खिदमत कौन करेगा, घर की देखभाल कौन करेगा, काम कौन करेगा, तो बेहतर यह है कि तुम पढ़ो लिखो, काम करो और क्रिकेट मत खेलो। और इस वजह से वो क्रिकेट का दुश्मन था और लगता है जैसे वो कायल हो गया, लेकिन वो दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि वो जो तेल लेने गया था सब लड़कियों और माँ को जो है वो जलाने के लिए, और उसने शेरवानी की बातें सुन ली कि वो जो है वो अपने दोस्तों के साथ बैठा लड़कियों की बातें कर रहा था कि ये लड़की ठीक है, ये लड़की मिल जाएगी तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। माशरे में ऐसे ज़लील और घटिया लोग होते हैं। इनफैक्ट मसला यही है कि आजकल किसी को ये समझ नहीं आती कि जो भी लड़कियों को खुदा न खास्ता या ख़वातीन को इस्तेमाल करना चाहता है, वो चाहता है कि वो अपने घर से, अपने सिस्टम से, अपने माँ बाप से नफ़रत करे, वहाँ से निकले और हमारा शिकार जो है वो आसानी से बन जाए। अब सारा ड्रामा जो है वो इस चीज़ पे था कि लड़कियों की ट्रैफिकिंग कैसे, जुल्फ़ी का किरदार जो है वो अजीब कन्फ्यूजन वाला दिखाया गया, वहाज अली का किरदार, सुंबल का, किसी का किरदार भी, कोई भी एंडिंग अच्छी नहीं हुई। अब जो बहुत बड़ा बॉस जो दिखाया जा रहा था उसका भी नहीं पता चला, सब लोग गिरफ्तार हो गए, इकराम गिरफ्तार हो गया, डॉक्टर गिरफ्तार हो गया, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो आपको मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, आपको अच्छा नहीं लगता कि यार ये अच्छा हुआ, ये वो, मतलब बहुत ही फजूल तरीके से ड्रामा अच्छे तरीके से शुरू हुआ, फजूल तरीके से आगे बढ़ा और नहायत ही भोंडे तरीके से ड्रामे को ख़त्म कर दिया गया और ये ड्रामा जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला ड्रामा जिसकी पोजीशन जो है वो 5वें नंबर पे है, वो कौन सा है? 5वें नंबर पे इश्क है। जी, इश्क जो है वो 5वें नंबर पे है। ज़िंदगी में कभी भी पहले नंबर पे इश्क नहीं होना चाहिए।
ये तो मजाक था, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा की। और ये ड्रामा जो है वो 5वें नंबर पे इसलिए है कि इसकी प्रोडक्शन लेवल वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी है। ARY के जितने भी ड्रामाज होते हैं वो प्रोडक्शन के हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनका सेट, उनका जो है ये OST जो है वो अच्छा वो बनाते हैं, और उसके बाद उनका गेटअप, ड्रेसेस, ये वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन इस ड्रामे में जिस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी गई वो है स्क्रिप्ट। जी, स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा है। कहानी को बिला वजह स्ट्रेच किया जा रहा है। कहानी की एक बेस बना ली गई है शुरू में कि जो है वो लड़के ने शादी कर ली, लड़की को अगवा करके सबकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और अब उस चीज़ को घसीटा जाएगा। हाँ जी, इस ड्रामे में एक चीज़ जो है जो बार बार दिखा रही है कि हर कोई जो है वो किसी के घर आता जाता है। हाँ जी, और जो है शाहज़ेब जो है वो उसके घर जो है रज़ा आता है, फिर शाहज़ेब माँ के घर जाता है, फिर उसकी माँ उसके घर आती है, फिर वो माँ के घर जाता है, और फिर वो उसकी माँ उसके घर आती है। अजीब किस्म के जो है वो आना जाना जो है वो लगा रहेगा, लगाया हुआ इन लोगों ने। इस किस्म में हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि रज़ा पहले आता है और शाहज़ेब को धमकियाँ देता है कि तुम खुद गर्ज हो, तुम ये हो वो है, जो बहुत पहले वो हमेशा से कहता आ रहा है, और तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो रही है। उधर जो है वो खालू साहब जो है वो मान गए और शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं निम्रा की और रज़ा की। ठीक है जी, और उसकी माँ जो है अब उसके बाद शाहज़ेब जाता है अपने भाई को धमकियाँ देने के लिए, और वहाँ जो है उसकी अम्मा जान को दिल का दौरा पड़ता है। हाँ जी, और वो बाद में पता चलता है कि वो दिल का दौरा पड़ा नहीं, जो वो ड्रामा कर रही थी। अब थोड़ी देर के बाद जब वो होश में आती है तो सबको यकदम शाहज़ेब अच्छा लगने लग जाता है। हाँ जी, उसकी खाला को भी जो पहले जहर लग रहा था, जो चाहती थी कि ये बंदा नज़र ना आए जिसने मेरी बेटी से शादी नहीं की, उसकी खाला, सबको शाहज़ेब जो है यकदम अच्छा लगने लग गया। और रज़ा की होने वाली जो है वो उसकी होने वाली बीवी समरा, उसका नाम है शायद, क्योंकि एक तो नाम अजीब से, नमरा और समरा, नमरा शायद वो निमरा जो है, ये नमरा जो है उसकी जो है वो शाहज़ेब से शादी करना चाहती थी, ये समरा जो है। अब ये सारे ड्रामे की सारी प्लानिंग जो उसकी अम्मा कर रही है, उसकी मास्टरमाइंड जो है वो लड़की है। हाँ जी, उसकी माँ, उसकी खाला सब बुद्धू हैं, बेवकूफ़ हैं, जाहल हैं, और वो बंदी कल की लड़की जो है वो सारी की सारी जो है प्लानिंग कर रही है कि किस तरह से हमने शाहज़ेब को अपने काबू में करना है और इस तरह को उसकी ज़िंदगी से दफान कर देना है। और उसके लिए प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी गई। यानी कि उसकी अम्मा जो है वो बेहोश हो गई। अब उसकी अम्मा जाती हैं और उसको जाकर वहाँ पर मनाने की कोशिश करती हैं, और पहले जो है वो मोहतरमा जो है क्या उसे कहते हैं, इसरा जो है वो मना कर देती है। अब हर सीन में ये होता है कि शाहज़ेब दरवाज़ा खोलने जाता है और इसरा उसके पीछे आती है। उससे मिलना नहीं है, उससे मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, लेकिन उसका दुम छला वो हर जगह बनी रहती है। अब वहाँ पे आती है और उससे अपनी सास से कह देती है, क्या तुम मुझे अपना ससुराल गिना रही हो, ये वो तुमने मुझे जलील कर दिया था। और वो कहती है मैं माफ़ी मांगने आई हूँ, लेकिन वो माफ़ नहीं करती और चले जाती है। और उसके बाद जो है फिर से आती है शादी का कार्ड और शादी की दावत देने के लिए, और कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। लेकिन ये दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद इस तरह जो है उसकी माँ जो है वो शाहज़ेब फिर से माँ के घर जाता है। कहते तुम अकेली हो, कहते हैं वो नहीं आई। तो कहती मैं तुझसे माफ़ी मांगने गई थी, पता नहीं वो क्यों नहीं आ रही, हालांकि वो कह चुकी होती है कि मैं आऊँगी। यानी कोई तुक नहीं है, किसी को खुद नहीं समझ आ रहा कि ड्रामा वो क्या बना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रही। उधर जो है हारस बेगैरतों की तरह, बेगैरत भी छोटा लफ्ज़ है ऐसे इंसान के लिए कि जो ऐसी लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है जिसकी शादी होगी। तो हर ड्रामे में यही दिखाया जाता है, लड़का या लड़की की शादी होगी और एक लड़का और लड़की उसके पीछे पड़। ये तो हमारा जो है वो नेशनल जो है खेल हो गया है। हाँ जी, हमारा नेशनल खेल यही हो गया है कि जो शादीशुदा लड़का या लड़की है उसको गैर शादीशुदा लड़का या लड़की जो सो कॉल्ड मोहब्बत करता है, उसको हासिल करने के लिए सारी ज़िंदगी का मकसद उसका यही बन गया है। उधर निम्रा जो है वो भी जो है वो अजीब सी बोंगियाँ जो है वो मार रही है, किसी किरदार का किसी का कुछ भी जो वो समझ नहीं आ रही। ड्रामे में जो चीज़ मुझे बहुत 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 अजीब लग रही है वो ये है कि हर औरत को बुरा दिखाया गया, हर औरत के किरदार को नेगेटिव, चाहे वो माँ हो चाहे वो भाभी हो। अब मोहतरमा ये जो भाभी हैं इस तरह की, वो इतनी घटिया और जलील है कि वो अपनी सास को बिला वजह जलील किए जा रही है, बिला वजह जो है उसे तंग कर रही है। क्यों, बिल्कुल नहीं समझ आती उस चीज़ की आपको, सिर्फ इसलिए कि मेरा हनीमून जो है वो ज़ाया होगा। और तेरे हनीमून दे उत्ते बंदा लित्तर मारे कि तू की करना सी हनीमून दे विच जेड़ा तेरा नहीं हो सकिया, जा हुण कुंडी ला ते अंदर जाके जो करना ही कर लै, उस जान छड्ड दे बेचारी इस औरत दी।
कौन सा हनीमून तुमने करना था? एक तो खुदगर्जी की इंतहा दिखा दी जाती है हमारे ड्रामा में। एक माँ खुदगर्ज है शाहजेब की, इसकी इधर भाभी खुदगर्ज है, उधर जो है इसरा जो है वो खुदगर्ज थी, बाप को मरवा दिया अपनी मोहब्बत और ऐसे बेवकूफ़ इंसान को चुन के। उधर समरा नमरा वो खुदगर्ज है, रज़ा खुदगर्ज है। हर किरदार जो है वो खुदगर्ज और घटिया जो है वो दिखाया जा रहा है। लगता है कि हमारे माशरे में कोई भी इंसान जो है वो अच्छा है ही नहीं, सब ऐसे इंसान है। ये ड्रामा जो है वो नहायती भोंडा जो है वो आगे बढ़ रहा है और इससे कोई भी उम्मीद नहीं है। ओएसटी जो है उसको बार बार दिखाया जाता है। ड्रामे की दो एक साथ इतनी ड्रैग होती हैं कि एक बंदे के ऊपर कैमरा फिक्स कर दिया जाता है और 10 मिनट तक उसको दिखाया जाता है और पीछे जो है वो इश्क है चलाया जाता है। हाँ जी, और इतना अच्छा ओएसटी जो है इतना घटिया और जलील आपको लगने लग जाता है जब बार बार आप सुनते हो। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है चौथे नंबर पे, और चौथे नंबर पे वो है किस लिए मैं वो अब आपको बाद में बताता हूँ। देखते हैं कौन सा ड्रामा चौथे नंबर पे है। चौथे नंबर पे है लापता। हाँ जी, लापता जो है वो खिज़र अदरीस नाम के एक राइटर और डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिखा है और इसमें है अली रहमान। अली रहमान बहुत अच्छा अदाकार हैं अगर उनको मौका दिया जाए, और उसके साथ हैं मेरी फेवरेट आयज़ा ख़ान और सारा ख़ान। सारा खान और आयज़ा खान बहुत ही बेहतरीन अदाकाराएँ हैं अगर उनको अच्छा स्क्रिप्ट जो है वो दिया जाए, और दोनों ने ये साबित कर दिया है। आयज़ा खान का मोहब्बत तुझसे नफ़रत है और उनका लाजवाल ड्रामा यानी कि मेरे पास तुम हो वो, और उसके बाद जो है मोहतरमा सारा खान का ड्रामा आपने सबात देखा, उसमें उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही शानदार थी, जिसने साबित कर दिया कि ये दोनों ही बहुत अच्छी अदाकाराएँ हैं। और अली रहमान जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो बहुत अच्छे अदाकार हैं। इनके साथ बहुत सारे सपोर्टिंग अदाकार जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ड्रामा जो है वो अभी शुरू हुआ है। एक ऐसा ख़ानदान दिखाया गया, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती किरदार क्या है। सारा खान एक मासूम और भोली भाली घरेलू लड़की है जो पढ़ रही है और बहुत ही वो अच्छे दिल की मालिक है। जो अली रहमान है उसका किरदार जो है शम्स का वो किरदार है, और शम्स जो है वो एक आम टिपिकल लड़का है जो पढ़ लिख के नहीं दे रहा और अपने बाप की दुकान पे बैठता है और उससे पैसे चोरी करता है और जुआ खेलता है। हाँ जी, और मोहब्बत करता है सारा यानी कि फलक से। और उसके बाद जो मेन किरदार जो है, या मेन आप कह सकते हो जो वैम्प का किरदार है या ग्रे शेड में जो किरदार है वो है आयज़ा खान का, जिसका नाम है गेती, और वो एक वानाबी फिल्म स्टार है और एक टिकटॉक स्टार है। हाँ जी, अब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि सारा ख़ानदान सफ़ेद पोश लोग जो हैं दिखाए गए हैं, जहाँ पर उसके मामू नो है मोमानिया है, और मोमानिया मामू वो घरेलू और अच्छा ख़ानदान दिखाया जाता है जो कुरान पाक पढ़ते हैं और सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। लेकिन गेती जो है वो टिकटॉक बनाती है और किसी को इस पर कोई इतराज़ नहीं है। हाँ जी, किसी को कोई इतराज़ नहीं कि गेती जो है वो टिकटॉक बनाती है और हर किस्म के वो टिकटॉक बनाती है, और फिर यही नहीं है कि वो मोहल्ले में ऐसे दंदनाती फिरती है और जाकर उसने एक दुकानदार को वो जो है वो गलत किस्म की ये चीज़ जो दिखाई गई कि वो जाकर कहती है दुकानदार से, अगर तुमने मेरा उधार जो मुझसे मांग रहे हो, अगर तुमने वो मांगा वो मुझे माफ़ ना किया या मुझसे मांगने से बाज ना आए, तो मैं जो है सोशल मीडिया पर जो है वीडियो बनाकर चढ़ा दूंगी और कहूँगी कि तुम मुझे हरासा कर रहे हो। और इस बात पर जो है बहुत सारे लोग इतराज़ कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे सियासतदान उन्होंने कहा, बहुत सारे अदाकार अदनान मलिक है और दूसरे बहुत सारे अदाकार हैं, फ़ारूकी साहिबा हैं, उन्होंने भी जो है इतराज़ किया कि ये जो है गलत, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि लड़कियाँ जो हैं वो ऐसे नहीं करती। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जब लड़के जो है औरतों को हरासा कर सकते हैं तो औरतें भी हरासा करती हैं। उस्मान मुख्तार का केस जो है आजकल एकदम जो है वो शुरू हुआ है, उस्मान मुख्तार का हम कहाँ के सच्चे थे शुरू होने वाला है, और उसके साथ ही उनका जो है वो एक केस शुरू हो गया कि जिसमें एक खातून को पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो उनको जो है हरासा कर रही है तकरीबन 1.5 साल से। तो ये चीज़ जो है ना कि सिर्फ एक को जो है सही और दूसरे को गलत साबित करना ये ठीक नहीं है। ये देखना चाहिए दोनों जो है वो बुरे हो सकती हैं, हमें सच का साथ देना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। और उसके बाद गेती के किरदार की तरफ बढ़ते हैं। गेती का किरदार अजीब व गरीब और बेवकूफ़ाना है। वो मोहल्ले के एक लड़के से सो कॉल्ड मोहब्बत करती है और उससे के साथ घर से भागने को भी तैयार हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे घर वाले शादी पे तैयार नहीं है। और जब वो स्टेशन पे पहुंचते हैं और वो घर से ऐसे भाग रही है, उसकी माँ को भी अंदाज़ा नहीं है। उसकी माँ उसे सौदा लेने के लिए भेजती है और वो घर से भाग रही है। स्टेशन पे पहुंचता है तो घर से कॉल आ जाती है कि भाई तेरी बहन भाग गई है। हाँ जी, उस लड़के की बहन जो है वो घर से भाग गई। तो
लोगों ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਸਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਜ ਦੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਖਬੀਸ किस्म के लोग ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ गंदे ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यकीन कीजिए हमेशा ये कहा जाता था कि तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है, यानी कि अपनी माँ बहन को सोच लो और दूसरे की किसी माँ बहन को बुरा कहने से पहले तुम्हें समझ आ जाएगी। तो आजकल लोग जो हैं अपनी माँ बहनों को भी जलील कर रहे हैं और दूसरों की माँ बहनों को भी जलील कर रहे हैं। अब गेती वहाँ से वापस आ जाती है और फिर वो कहती है अब मेरा अगला जो है मोहब्बत वो कौन सी होगी, शम्स। हाँ जी, वो शम्स उसके साथ वैसे ठीक बैठता है क्योंकि फलक एक मासूम और अच्छी लड़की है, वो बैडमिंटन खेलती है, पढ़ रही है, लेकिन उसका कसूर बेचारी का ये है कि वो दिलो जान से मोहब्बत करती है। अब जो है एक जगह में ये दिखाया जाता है कि शम्स और फल्क जो हैं वो पहले तो तौलिया सुखाने और कपड़े सुखाने के बहाने छुप छुप के मिल रहे थे, और यकदम जब ये दिखाया जाता है कि रात को वो बैठे जो है मिल रहे हैं, तो नीचे घर वालों को नहीं पता होगा कि जवान लड़की और लड़का कहाँ गायब है, और एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। और वहाँ पे आ जाती है गेती, और गेती उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। फिर से वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, तो दोनों कहते हैं हाँ भाई तू करना है कर, असी जाके सच्चाई आप कर दें दस देंगे। ऐसे ही होना चाहिए। जो बंदा आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश के, दुनिया का कुछ भी काम हो, सबसे बुरा काम हो, उससे ज़्यादा बुरा काम होता है ब्लैकमेल होना। तो यकीन कीजिए आप कभी किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो जाइए, कोई क़यामत नहीं टूटती। किसी ने कहा था कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए ब्लैकमेल किसी के हाथों कभी नहीं होना। वो जो है वो कहते हैं जाकर घर वालों से कि हमें जो है वो हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। और ये बात ठीक है, अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हो तो आपके घर वालों को बताना आपका फ़र्ज़ बनता है। और उसके बाद जो है होता यह है कि उससे थोड़ी देर पहले शम्स का अब्बा खुद जो है अपने भाई से कह चुका होता है कि शम्स की हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं है। उधर जो है वो फलक की बहन जो है वो भी, उसके शौहर की जॉब छूट गई है, तो उसको लगता है पैसा ही सब कुछ है, तो वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे ये इस रिश्ते पर इतराज़ है। आखिरकार होता क्या है कि फलक का बाप जो है वो रिश्ते से इनकार कर देता। अब बात क्या हो रही है, जब ये बात हो रही है तो सब लोग सीन के में खड़े हुए हैं, हाँ जी, और ऐसे टीमें बना के खड़े हुए हैं आमने सामने। भाई ये बात तुम लोग बैठ के भी कर सकते थे, क्यों नहीं की? ये समझ नहीं आई कि वो सीन खड़े होकर क्यों किया गया। अदाकारी के लिहाज से जो है आयज़ा खान जो है वो बहुत अच्छी अदाकारा हैं, लेकिन वो मुझे जो है उन्होंने इतना ज़्यादा मुतासर नहीं किया। फल्क जो है वो सारा जो है वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं, और इसमें जो है वो आपको अच्छी लगती हैं क्योंकि वो मासूम और भोले बाला जो है किरदार उनको बहुत सूट कर रहा है। अली रहमान जो है एक अच्छा अदाकार है और वो अच्छी अदाकारी कर रहा है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि अली रहमान का बचपन का रोल जब दिखाया जाता है तो उसकी आंखें काली होती हैं और वो मोटा होता है। ठीक है जी, मोटे से पतला तो हो गया, अब काली से जो है उसकी जो है कलर्ड आंखें कैसी होगी जवानी में, ये बता दें। कम से कम अगर आपने बच्चे से वो सीन करवाना था जिससे, तो उसको आंखें जो हैं वो लेंस लगवा दो। वैसे तो हर किसी को आप लोगों ने लेंस लगवाए होते हैं। देखते हैं ये ड्रामा किस तरफ बढ़ता है। ये एवरेज ड्रामा जो है मुझे लग रहा है, इसीलिए ये जो है मैंने आपको बताया कि ये ड्रामा चौथे नंबर था। अगला ड्रामा जो तीसरे नंबर पे है, ये 3 जो है 3, 2 और 1 जो है ये बड़ी ख़तरनाक पोजीशन है और इसको हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। और देखते हैं किसने ज़्यादा मेहनत की और तीसरे नंबर पर ड्रामा कौन सा है। तीसरे नंबर पे है परीज़ाद। हाँ जी, परीज़ाद जो है वो जैसे आपको पता है हाशिम नदीम साहब ने लिखा और शहजाद काश्मीरी जो हैं डायरेक्टर है। इसमें तहरीर की और डायरेक्शन की बहुत सारी गलतियां जो हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन ये ड्रामा जो है वो मुझे पसंद आ रहा है। उसकी मेन वजह जो है वो है अहमद अली अकबर। आबद अली जो है हमारे एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो जो हैं वो गुजर गए। मुझे जब मैं अहमद अली अकबर को जब देखता हूँ तो यकीन कीजिए वो मुझे बिल्कुल आबद अली की याद जो है वो दिलाते हैं। आबद अली का एक ड्रामा था बानो कुदसिया का लिखा हुआ रात गए, उसमें जो है उनका गेटअप और अदाकारी ऐसी ही खूबसूरत थी जैसी कि अहमद अली अकबर जो है वो कर रहा है। और अहमद अली अकबर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है इस रोल के लिए। दूसरे लोग जो हैं वो भी अच्छी अदाकारी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ड्रामे में जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे हाशिम नदीम साहब जो हैं वो ओंगियाँ मोंगियाँ मारते रहते हैं और डायरेक्टर भी बहुत सारी जगहों पे जो है वो चूक गया। अब ये दिखाया गया कि नहीद का बाप जो है वो जब ख़त पकड़े जाने पे सारे मोहल्ले को इकट्ठा करके ले आता है और उसके बाद जो है वो बुरा भला कहता है परीज़ाद पे को, और परीज़ाद के भाई जो पकड़े उसको खूब ठुकाई लगाते हैं। अब परीज़ाद के भाई मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि परीज़ाद अगर 20 साल का है तो उसके भाई क्या 50 साल का है। मतलब कि वो सबकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, पता नहीं क्या बेतुकी चीज़ जो है वो कास्टिंग करने वाले ने किया, डायरेक्टर को बिल्कुल भी समझ नहीं आई।
और उसके बाद परी साहब की जब ठुकाई होती है तो वो जो है वो दोनों तरफ की बहनें यानी कि नहीद की बहन और परीजाद की बहन जो है वो जासूस बन गई हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह परीजाद जो है वो अच्छा बंदा जो है वो साबित हो जाए, वो बेगुनाही उसकी साबित हो जाए, क्योंकि वो नहीं है जिसने ये किया है। अब मुझे पहली बार जैसे मैंने को पहले बताया कि नहीद का बाप जो है अगर अपनी बदनामी नहीं चाहता था, ऐसे मौक़ों पे ये होता है कि आप चुप करके आते हो, घर वालों को शिकायत लगाते हो ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो। लेकिन कितों जी वो सारा मोहल्ला लेके आता है और फिर एंड पे आकर ये कहता जाता है कि मैंने मोहल्ले की इज्जत की खातिर जो है इसकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं करवाई। सबको तो पता चल गया तो मोहल्ले की इज्जत कहाँ से रह गई अब। मतलब ये बहुत ही बोंगा पॉइंट जो है वो लिखने वाले ने लिखा, डायरेक्टर बेचारे का इसमें कोई कसूर नहीं, ये बोंगिया जो है हाशिम दीम साहब ही मार सकते हैं। और उसके बाद जो है वो शौकी को पता चलता है, क्योंकि बात चलानी थी शौकी को, उससे पता चलता है तो वो कहता है कि यार उसके यूँ पहले यूँ दिखाया जाता है कि शौकी के दिल पे कोई ज़मीर पे कोई बोझ है, और उसके बाद वो जाके परीजाद से मिलता है और परीजाद से कहता है कि वहाँ पर नाहिद, जब मैं गया तो नाहिद ने शोर इसलिए मचाया क्योंकि वो अकेली नहीं थी, कोई उसके साथ था। अब यूँ आपको ये लगता है जैसे वो नाहिद पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन परीजाद को जो है वो शक पड़ जाता है और परीजाद साहब जो है वो नाहिद की पीछा करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी उसके पीछे उसके कॉलेज तक जाते हैं और आखिरकार रंगे हाथों पकड़ लेते हैं उसको माजद के साथ। हाँ जी जो मस्जिद में बेचारा नमाजें पढ़ता है और उसकी बहन यानी परीजाद की बहन जो है वो तो खुद माजद पे लट्टू थी, और असल में पता चलता है कि माजद और परीजाद का जो है वो चक्कर जो है वो चल रहा है। वो ठीक है यार, मोहब्बत है, ठीक है। और वो परीजाद के दिल पर पहली चोट लगाती है नाहिद। हाँ जी, कहती है अगर मेरा नाम शौकी के साथ मैं शौकी का नाम ले लेती तो लोग जो है मुझ पे शक करते, मैंने तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारा मेरा क्या जोड़, लोग मुझ पे क्यों शक करेंगे और कहेंगे क्या, कहाँ नाहिद और कहाँ ये घटिया बोंगा बदसूरत परीजाद, इसके साथ लड़की बेचारी जो है वो क्या कर सकती, कसूर ऐसा ही होना है, यानी कालिया तू ही होमवर्क नहीं किया, ऐसे लितर पहने ने। परीजाद बेचारा उसके दिल पे ये चोट लगती है और वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। और एंड पे ये सीन दिखाया जाता है जैसे परीजाद जो है वो ट्रेन के नीचे आएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हाशिम दीम साहब के ड्रामे में ट्रेन तो होती है। हाँ जी, मुझे लगता है हाशिम दीप ट्रेन के डब्बों में या तो लिखते रहे हैं, यहाँ ट्रेन के ये टीटी रहे हैं, या फिर ये चीज़ें वीज़ें बेचते रहे हैं ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन इनके हर ड्रामे में होती है। उससे पहले जो है वो माजिद और वो नाहिद जब बताते हैं कि हम लोग शादी करना चाहते हैं और एक दूसरे के घर जो है रिश्ता भेजेंगे और उससे जो है हमारी शादी हो जाएगी, अगर हम तुम्हारा नाम लेते तो हमारा नाम जो है वो ख़राब होता। ये बात आपको लॉजिकल लगती है और ये भी आपको ठीक ही लगता है कि नाहिद ने कहा कि अगर मैं उस शौकी का नाम लेती तो मैं बदनाम हो सकती थी, तुम्हें देख कर कोई क्या सोचेगा कि इसको कोई लड़की, और नाहिद जैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की इसको क्यों पसंद करेगी। तो ये सब जो है वो ये दिखाया गया ड्रामे में और कुछ भी नहीं हो रहा है, ड्रामा स्लो जो है चल रहा है। पहली चोट जो है परीजाद को लग रही है और अब वो अपना मनाने की और अपना बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आगे क्या होगा। अगली दो जो पोजीशंस हैं वो है नंबर 1 और 2। तो देखते हैं नंबर 2 की पोजीशन पे इस हफ्ते कौन सा ड्रामा है। हाशिम दीम साहब का ये ड्रामा जो है वो दूसरे नंबर पे है, खुदा और मोहब्बत। आप सोच रहे होंगे पहले नंबर पे क्यों नहीं, इसको तो बहुत व्यूज़ मिलते हैं और ये और वो, लेकिन जैसे मैं रिव्यू करता हूँ तो भाई मैं अपनी मर्ज़ी का रिव्यू करूँगा, मुझे ये व्यूज़ मिलते हैं ये मिलते हैं इससे कोई मतलब नहीं। मैंने ये देखना होता है डायरेक्शन और अदाकारी कैसी है और स्क्रिप्ट कैसा है। तो इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई गई इस किस्त में वो बहुत सारे ड्रामों में फिल्मों में पहले हो चुकी हैं और मुझे ये सारे का सारा सीन इस ड्रामे के स्क्रिप्ट हैं सब के सब चोरी के लगे। हाँ जी, दिखाया गया कि चंद्रमुखी और पारो जो हैं वो मिलती हैं। हाँ जी, यानी रुमाना और माही जो है उनकी मुलाकात जो है होती है। होता क्या है इस किस्त में, शुरू में सबसे पहले तो ये दिखाया जाता है, सबसे पहले मैं तारीफ़ करूँगा, तारीफ़ में जो है कर सकता हूँ तो वो तूबा सिद्दीकी अच्छी अदाकारा है, उसने अच्छी अदाकारी की। वो एक मॉडल थी, वो मुझे बिल्कुल भी अदाकारा के तौर पे अच्छी कभी नहीं लगी, लेकिन अब वो बहुत मैच्योर हो गई हैं, 40 उनकी उम्र हो गई है, तो मेरा ख्याल है उन्होंने सीखने सिखाने की कोशिश की और अच्छी अदाकारी जो है उन्होंने की है। और उसके बाद जो है हमारे फ़िरोज़ खान जो हैं वो तो अच्छे हैं ही। फ़िरोज़ खान सिर्फ झलक दिखा के चले गए। लोग ड्रामा जो है वो फ़िरोज़ खान की वजह यानी फरहाद की वजह से देखते हैं और वो मोहतरम आते हैं, एक झलक दिखाते हैं और चले जाते हैं।
और अब जो है लगता है क्योंकि ऐसा हो गया है कि अब फरहाद के सीन जो है वो ज़्यादा आएंगे, कहानी उस तरफ बढ़ रही है। शुरू में ये दिखाया जाता है कि घरेलू मुलाजमीन जो हैं, वो औरतें जो है, ख़वातीन नौकरानियाँ जो हैं, वो दिल में जो है बात बैठा रहे हैं हमारी चौधराइन के कि उनके बेटे सिकंदर की शादी माही से कर दी जाओ, क्योंकि माही जो है परफेक्ट है जी, वो देखभाल करती है घर की, बच्चों को संभालती है, ये वो हर चीज़ जो है वो करती है, तो इसलिए वो परफेक्ट बहू मटीरियल है। अब कहाँ ये दिखाया जा रहा था कि माही जो है वो पढ़ने के लिए लंदन जाना चाहती है, और कहाँ माही एकदम जो है वो मिडिल क्लास घरेलू खातून जो है वो बन गई है। और ये चीज़ें जो है उसकी सास को बहुत पसंद आ रही हैं, और उनकी मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ रही है। अब उसके बाद जब उनकी मोहब्बत जो है परवान चढ़ती है, तो हमारी सास साहबा जो हैं वो सिकंदर की आवारगी के रोने रोती हैं माही के सामने, और कहती हैं कि मेरा बेटा जो है वो इस नाचने गाने वाली के पीछे पड़ा हुआ है। और अब इस नाचने गाने वाली को घर बुलाकर मना करना चाहती हैं माही साहबा। ठीक है, समझ आती है क्योंकि वो इद्दत में है। अब ये नहीं कहा जाता कि उसका फ़ोन नंबर ले आओ, मैं फ़ोन पे बात कर दूंगी, नहीं जी, रुक्का लिखा जाता है, चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दो। हाँ जी, चिट्ठी लिख के उसको बुलाया जाता है, और जैसे ही चिट्ठी जो है वो देखती है हमारी रोमाना, वो पंजाबी फिल्मों की हीरोइन की तरह खेतों में गाना गाने के लिए भाग चलती है, ऐसे तैयार होती है जैसे उसकी शादी होने वाली हो। ये डबल झुमके, ये कपड़े लाचा और अजीबोगरीब का मेकअप करके वो आती है, और लगता है कि सीन होने वाला है चंद्रमुखी और पारो का, और वाकई वो होता है कि तुम्हें जो है इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, और अगर तुमसे मोहब्बत है। वो टिपिकल सीन जो हज़ार दफ़ा दोहराया जा चुका है, और हमारे ये जो हाशिम नदीम है ये पक्के चोर हैं, हर फिल्म हर जगह से ये सीन चोरी कर लेते हैं। और यही सीन उन्होंने इस्तेमाल किया था रक्से बिस्मिल में, जब उसकी अम्मा जो है वो तवाइफ के पास जाती है, कहती हैं कि तुम्हें अगर मेरे बेटी की खातिर जो है मेरे बेटी की ज़िंदगी से निकल जाओ, और यहाँ पर हमारी माही भी यही कहती हैं। और उसके बाद वो सारी चीज़ें सुन रही होती हैं उसकी सास, और रोमाना जो है कहती है ठीक है मैं उसकी ज़िंदगी से निकल जाऊँगी, और लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि उनके कदमों का बोसा लेना है। यार इन्नियां चंगियां तवाइफां कित्थे हुंदियां ने, मैनूं बिल्कुल नहीं समझ आती। अजकल तवाइफां लुट के खाते हैं। नरगस दीदार, मुजरे करने वालियां जिन्नियां थिएटर दी अदाकारां ने, एक ते छोटे दुकानदार तो लैके वड्डे वड्डे दुकानदारां नूं लुट के खा गईयां ने। कित्थों दियां तवाइफां ने, 3-4 सानू भी मिला दिओ। ये तवाइफां जड़ियां दिखाया ये जा रहा है कि ये तवाइफें जो हैं बहुत अच्छी हैं। उधर चंदा जो उनकी जो नायिका जो उसकी दोस्त तवाइफ है वो भी इतनी अच्छी है, मोहब्बत है, मैं तुम्हारे साथ जो है दुनिया के किसी कोने में भी चली जाऊंगी। घरेलू खवातीन को हर ड्रामे में दिखाया जाता है कि वो घटिया है, जलील हैं, साजिशें करते हैं। कोई भी ड्रामा उठा के देख लें, तवाइफें जो हैं बड़ी नेक हैं, बहुत अच्छी हैं। हाँ जी, क्योंकि तवाइफों का है ज़माना। हाँ जी, वो पहले होता था कुड़ियों का है ज़माना, आजकल तवाइफों का है ज़माना। अब ये तवाइफ जो है वो बोसे, कदमों के बोसे लेना चाहती है, और उसके बाद जो है वो मैं चली जाऊंगी, बोसे लिए बगैर ही चली जाती है। और उसके बाद जब माही की सास ये देख लेती है तो वो लुडियाँ डालती है, ये चाक बहू मुझे मिली है, हाँ जी ऐसी बहू मुझे चाहिए थी। और वो कहती है कि मैंने जो है वो, पहले यूँ लगता है कि जैसे वो नाराज़ होगी, लेकिन वो बाद में जो है जप्पियाँ डालती है उसको। उधर जो है ये दिखाया जाता है सिकंदर साहब से जब ये बात करती है तो सिकंदर साहब ये नहीं कहते कि मैं उससे शादी क्यों करूं, वो तो मैं उसे बहन मानता हूं या बहन कहता हूं या ये है वो है, लेकिन वो ये सब ये कहते हैं माही मुझसे शादी क्यों करेगी। अब बात उसका यही है, माही मुझसे शादी करी क्यों करेगी, मेरी शादी उससे जब क्यों होने दी जाएगी। इसी चीज़ पे जो है वो बहस करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और उधर दिखाया जाता है कि माही की इद्दत हो गई पूरी, और वो एक दरबार पे न्याज मांगने के लिए गई है, और वहाँ पे क्या होता है, उसकी नज़र पड़ती है फरहाद साहब के। हाँ जी। और वो बेहोश हो जाती है। फरहाद के बाल जो हैं बढ़ चुके हैं, और मुझे ये समझ नहीं आई कि एकदम ही उसके बाल कैसे बढ़ गए। ठीक है जी, फरहाद के बाल बढ़ गए हैं और उसकी हालत वही है। सूट उसने चेंज कर लिया है। हाँ जी, ये तीसरा सूट है उसका। फ़कीरों के पास इतने सूट पता नहीं कहाँ से आते हैं, मौजां लगी हुई हैं। उससे पहले डब्बा पीर जो है उसके ओंगे बोंगे सीन जो है वो दिखाए जाते हैं। अब माही बीबी जो है वो बेहोश हो गई हैं। अब उसे पता चल गया है कि फरहाद जो है मरा वरा नहीं, तो चाहिए सोतर लितर ला लेंदी, तो फरहाद ने सिर से 10,000 लितर मार दियो, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। मैं सोचनी पिछा तू मर गए हैं, खप गए हैं किधर, तो तू तो जिंदा है, तो मैं जड़ी है सोच सोच के पागल हो गई हैं। लेकिन कोई नहीं, वो बच्ची जो है बेचारी बेहोश हो जाती है, जैसे किसी जो है वो उसने भूत को देख लिया। आगे देखेंगे क्या होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ अगले ड्रामे की, वो है नंबर 1 पोजीशन पे। समझ गए हैं कौन सा? नंबर 1 पोजीशन पे है डंक। हाँ जी,
डंक जो है उसमें इस सेकंड लास्ट किस जो है वो दिखाएगी, और सेकंड लास्ट किस में तकरीबन हर चीज़ परफेक्ट थी। छोटी बहुत ही जो है छोटी छोटी जो हैं वो गलतियां थी, लेकिन जो चीज़ जो है मुझे शानदार 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 लगी वो थी हर किसी की अदाकारी। हाँ जी, सफ़ीर का जो किरदार अदा कर रहे हैं उनकी शानदार अदाकारी, यसरा रिजवी यानी प्रोफेसर की बीवी जो है वो उनकी अदाकारी, उसके बाद जो है एंड वाले सीन्स में जो है वो हमारे बिलाल अब्बास जो हैं उनकी अदाकारी, और जो है सना जावेद, उन सबकी अदाकारी परफेक्ट थी। और उसके बाद जो है जबकि ये किस शुरू होती है तो प्रोफेसर की बीवी जो है वो बयान देने के लिए आती है, तो वो पैसे झूठा इल्ज़ाम लगाती है, ऐसे इल्ज़ाम लगाती है कि कल तुम मेरे घर में आते, तुमने मुझे हरासा करने की कोशिश की इमोशनली, और वो कहता है सबूत तुम्हारे पास, कहता है वो क्या, तो कहती है मेरे घर की बिखरी हुई टूटी हुई चीज़ें, तो वो कहता है कि मैं तो गया ही नहीं हूँ, तो वो कहती हाँ असल में ये जो पॉइंट उन्होंने उठाया ये है अटेम्प्ट ऑफ रेप, और रेप दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अब चीज़ें बिखेर दो, कुछ ऐसे ज़मीनी हालात जो है पैदा कर दो, और फिर किसी पे इल्ज़ाम लगा दो कि इसने मुझे रेप करने की अटेम्प्ट किया है, तो उसका जो है वो सबूत बन जाता है। बात जो है वो यकीन जो है उस बात पे किया जाता है कि जो बंदा या बंदी जो है वो कह रही है, क्योंकि जब रेप होता है खुदा न खास्ता किसी का, तो सारे के सारे सबूत होते हैं जिस्म के अंदर, और सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टरी एग्जामिन जो है उससे पता चल जाता है आपको। लेकिन जब आप सिर्फ किसी पे इल्ज़ाम लगाते हो तो लोग जो हैं वो इर्द गिर्द बिखरी हुई चीज़ें और जो बताया जाता है उसी पे यकीन जो है वो करते हैं, कोई सबूत नहीं होता। तो वो कहती है कि मेरे शौहर पे इसने इल्ज़ाम लगाया, फिर उसके बाद ये सेम इल्ज़ाम जो है इसने जो हैदर पे लगाया, तो इसके पास सबूत कोई भी नहीं था, सिर्फ इल्ज़ाम था, और इस इल्ज़ाम की बिना पर जो है मेरा शौहर मर गया, उसने खुदकुशी कर ली, और ये बंदा जो है अब ये जलील हो रहा है। वो सीन बहुत खूबसूरत थे, वो बहुत ही खूबसूरती से पूरे ड्रामे की जो थीम थी वो यसरा रिजवी के जो 10 मिनट के डायलॉग थे उसमें जो है वो उसने बयान कर दी। और यकीन कीजिए यसरा रिजवी ने बहुत अच्छी अदाकारी की, बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट नहीं किया और अंडर एक्ट नहीं किया, एक आम औरत की तरह उसने आम बयान किया, और यहाँ बिल्कुल भी फिल्मी आपको नहीं लगता। उसके बाद जो है सफ़ीर जो है वो जाता है अपने चचा के घर और कहता है कि मैंने जो है वो जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि आपकी इस बेटी के साथ रहना मेरे लिए ऐसे ही था जैसे ज़िंदगी भर का अजाब भुगतना। और उसके बाद जो है वो ये दिखाया जाता है, और उसके बाद वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, हैदर से माफ़ी मांगता है, मनाल से जाके माफ़ी मांगता है, और यकीन कीजिए उस बंदे की अदाकारी बहुत ही शानदार है। उसका ठहराव, उसका बात करने का अंदाज़, उसके फेस एक्सप्रेशन जो है सब के सब जो है वो शानदार रहे। और उसके बाद जो है वो शानदार अदाकारी की, नेगेटिव जो है वैम्प विलन वाली अदाकारी दिखाने की कोशिश की बिलाल अब्बास ने। बिलाल अब्बास तो शानदार है ही, और वो जो है वो कहता है किसी तरह वो बुलाता है उसको अमल को, वो कहता है कि मैंने तुमसे बात करनी है, मैं मनाल को तलाक कर देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे बात करो, आकर मुझसे मिलो। फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है, और उसका दोस्त जो है वो सारी ये चीज़ें जो है शूट कर रहा है अपने कैमरा से, और गाड़ी में बैठाता है। फिर गुफ्तगू इस तरफ से लेके जाता है कि अमल जो है वो अपने मुंह से इकरार करती है कि कैसे प्रोफेसर को जो है उसने फंसाया और उस पर इल्ज़ाम लगाया। और उसके बाद जो है हैदर उसे कहता है अब मैं तुम्हें बताऊंगा क्या तकलीफ़ होती है वो जिसका बयान, जिसको तुम झूठा इस्तेमाल करती रही। वो उसको उठाकर जो है एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ पर जो है वो उसको कमरे में कैद कर देता है, और वहाँ पर बिलाल अब्बास की बहुत अच्छी अदाकारी है, और काफ़ी अच्छी अदाकारी सना जावेद की भी है। उसे कहता है तुम्हें पता चलेगा रेप क्या होता है, इसकी तकलीफ़ क्या होती है, वो एहसास क्या होता है जब आपको डर लग रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको एहसास दिलाने के लिए कर रहा है। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम ये इसको टू फॉर, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर लेके जा रहे हो, बहुत ज़्यादा खींच रहे इस चीज़ को, अपना इस चीज़ का ख्याल रखना। तो वो उसे कहता है कि मैं जो हूँ कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, क्योंकि जो तकलीफ़, जो इल्ज़ाम मैंने बर्दाश्त किया, मैं चाहता हूँ कि उसका एहसास जो है वो अमल को हो। इस किस्त में यही कुछ दिखाया गया, और ये सेकंड लास्ट किस्त थी। अगली इसकी आखिरी किस्त होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको नंबर 1 पर रखने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस किस्त में ऑब्वियसली जो है वो बहुत ही अच्छी अदाकारी थी, सबकी अदाकारी जो है वो शानदार थी, डायरेक्शन अच्छी थी, और कहानी जो है वो आगे बढ़ी। और ड्रामे को देखते हुए मुझे लगा 30 किस्तें हो गई, ये ड्रामा बड़ी अच्छी तरह से 15-16 किस्तों में ख़त्म किया जा सकता था, और ये ड्रामा बेस्ट ड्रामा बन सकता था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है हमारे ड्रामों को ड्रैग क्यों किया जाता है, खींचा क्यों जाता है। इसका
इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा था। कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसकी अदाकारी, डायरेक्शन और सब लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो हैं वो अपने अपने किरदार निभा रहे थे। इसको 15-16 किस्तों में ख़त्म किया जाता तो एक यादगार और याद रखने वाला ड्रामा बन सकता था। इसको सिर्फ ड्रैग करने की वजह से दरमियान में जो है ये ड्रामा आपको अच्छा जो है नहीं लगा, लेकिन ये किस्त जो है वो बहुत अच्छी लगी और नंबर 1 पे रहा। तो इसके साथ ही मैं जो अपना रिव्यू का सिलसिला जो है ख़त्म करूँगा। मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस जो है वो पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मेरा ये नया जो तरीका है व्यू करने का, यानी कि टॉप 7 ड्रामास ऑफ द वीक, ये आपको जो है वो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ड्रामों को उनकी परफॉर्मेंस की वजह से जो है आप ग्रेड करो, उनको रैंक पे रखो, पोजीशन दो, तब आपको पता चलेगा कौन सा ड्रामा अच्छा है या कौन सा ड्रामा बुरा है, कौन सा लूज़ कर रहा है अपनी ग्रिप को और कौन सा जो है पोजीशन को कायम कर रहा है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।